नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम देवांशी। देवांशी एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे प्रेरणा स्रोत को, ऐसे मेहमानों को जो ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं, जो बहुत ही प्रतिभा से पूर्ण होते हैं और जो हमें भी कुछ कर गुजरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे साथ मेहमान हैं रीना ठाकुर जी। रीना ठाकुर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दर्शकों, अगर रीना ठाकुर का परिचय मैं आपसे करवाना चाहूं तो मैं ये कहूंगी कि जिस भी क्षेत्र में उतारो मुझे सर्वश्रेष्ठ करके दिखाऊंगी, चाहे कोई भी मुकाम हो, हर मुकाम हासिल करके दिखाऊंगी। तो रीना जी, अगर मैं आपके बारे में बात कहूं तो आपने ना सिर्फ एक क्षेत्र पकड़ा है बल्कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपने काम किए हैं जी। आप प्रधान भी हैं, लोक गायिका भी हैं और भी आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है जिनके बारे में हम कार्यक्रम में बात कर रहे होंगे जी। लेकिन क्योंकि आप लोक गायिका हैं और 2004 में जब आपने अपना पहला गाना गाया था वही सुपर हिट हो गया था, तो हम कार्यक्रम की शुरुआत उसी गाने से करेंगे। आप हमारे दर्शकों को वो गाने चंद पंक्तियों में सुनाइए। जी जरूर, धन्यवाद जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरा बाकी के क्षेत्र तो बाद में छुए, लेकिन सबसे पहले मैं लोक गायिका के तौर पे उभरी हूँ। दर्शकों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है। तो 2004 में मेरी पहली एल्बम आई थी जिसका नाम था झूठा किया वायदा जी। और उसी एल्बम का एक सुपरहिट सॉन्ग जो श्री विद्यानंद सरैग जी ने लिखा था, जो कि हमारे पद्मश्री सम्मानित विद्यानंद सरैग जी का नाम कौन नहीं जानता, उन्होंने लिखा था। उसी गाने से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूँगी। झूठा किया वायदा आपुनी आया, झूठा किया वायदा आपुनी आया, रोंदे रोंदे बेड़ी मोए टुकड़ा खाया, रोंदे रोंदे बेड़ी मोए टुकड़ा खाया, बाबू जंगलातिया वे टुकड़ा खाया, बाबू जंगलातिया है टुकड़ा खाया, बाबू जंगलातिया। बुरो लागो जिया दो दाड़िया तेरो, बुरो लागो जिया दो दाड़िया तेरो, शिगाए शिगड़ा सोचे तू मेरो, शिगाए शिगड़ा सोचे तू मेरो, बाबू जंगलातिया है सोचे तू मेरो, बाबू जंगलातिया वे सोचे तू मेरो, बाबू जंगलातिया। क्या बात है रीना जी, बहुत ही सुरीली आवाज। और हमारे दर्शकों को भी मुझे उम्मीद है कि 2004 की जो यादें थी और जो सुपर हिट इतना गाना हुआ था उसकी यादें बिल्कुल ताजा हो गई होंगी जी। दर्शक और मैं ये जानना चाहते हैं कि ये जो सुरीली आवाज है इसे 2004 में एक अलग प्लेटफॉर्म मिला और लोगों के सामने ये आवाज उभर कर आई जी। लेकिन इससे पहले रीना ठाकुर जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, पारिवारिक माहौल क्या था, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी जरूर। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजगढ़ एक ब्लॉक पड़ता है, वहाँ के नेरी कोटली पंचायत में मेरा जन्म हुआ है जी। मेरे गांव का नाम ड्रेना है। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र ठाकुर जी और मेरी माता श्री का नाम श्रीमती मीरा ठाकुर जी हैं। और मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने फागू स्कूल से की। अच्छा। लेकिन 10वीं में कुछ ऐसी पारिवारिक स्थितियां आ गई थी कि मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो मुझे फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में जाना था और कुछ ना कुछ परिवार के लिए अर्निंग करनी थी। तो मेरे पास घर चलकर एक ऑप्शन आया और मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे जो कला जत्था जो होता है, अच्छा, जो गांव-गांव में जाते हैं और लोगों को किसी ना किसी भ्रांतियों के प्रति अवेयर करते हैं। अच्छा। तो वो ऐसा ही एक कला जत्था हमारे गांव में भी आया था और मैंने उनसे खुद आगे बढ़कर बात की कि मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, क्या आपके इस कला जत्थे में मेरे लिए कोई जगह है? तो उन्होंने ऐसे ही, जैसे आपने अभी बोला कि कुछ गुनगुना के सुनाइए, ऐसे ही उन्होंने भी मुझे बोला और मैंने गुनगुना दिया और उन्होंने मुझे उसके बाद अपने साथ काम करने के लिए बोल दिया। फिर धीरे धीरे, जैसे कि आपको पता है मैं गांव के माहौल से हूँ और गांव में रेडियो बहुत सुना जाता था उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा सुना जाता था। और उसमें जब गीत बजते थे, कोई नाटियाँ आती थी, तो मेरा मन ना बड़ा वो
करता था कि काश मैं भी कभी जाऊं। हालांकि मेरे लिए वो दूर के ढोल सुहावने वाली बात थी। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि कहाँ से ये गाते हैं, आकाशवाणी कहाँ है, क्या है, कैसा है। लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उस कला जत्था में, मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि अगर मुझे भी रेडियो में गाना गाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे एक फॉर्म लेके दिया और बोला कि इसको फिल करो, ऑडिशन होता है रेडियो में, स्क्रीनिंग होती है, तो अगर उसमें पास हो जाओगी तो गाना गा पाओगी, वरना तो फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी पड़ेगी। तो फिर 2003 में मैंने उसमें ऑडिशन दिया और माता रानी की कृपा से मैं उसमें सफल रही, पास हुई बी ग्रेड में, और उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू की। हाँ, ये ऐसे करके मैंने अपने इस फील्ड की जर्नी शुरू की। तो आपने जत्थे से शुरुआत की जी। और देखा जाए जो मैंने सुना वो ये था कि आपने खुद से ही पहल की है कि मुझे गाना गाना है। जी 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 जी। फिर आपके मन में रेडियो का विचार आया तो हाँ, अब आपने ये पूछना शुरू किया कि मुझे रेडियो में जाना जी, है। जी, जी, तो कोशिश हर तरफ से खुद की हो रही थी। जी, जी। आपने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद फिर आपकी पढ़ाई का क्या हुआ? फिर मेरी पढ़ाई का, फिर जैसे कला जत्था में जाना शुरू किया, अर्निंग थोड़ी सी शुरू हो गई। फिर मुझे महसूस हुआ जहाँ भी मैं जाती थी तो भगवान की दया से काफ़ी टैलेंट था और उभर कर आता था। तो साथ ही साथ लोगों का फिर ये क्वेश्चन होता था मेरे लिए पहले कि बेटे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और जब वो बात आती थी तो मैं थोड़ी सी शर्मिंदा सी महसूस करती थी कि मैं तो अंडर मैट्रिक हूँ, मैट्रिक भी मैंने क्लियर नहीं की है। अच्छा। फिर 2003 में मैंने प्राइवेट फॉर्म भरे और 10वीं के फिर सारे एग्ज़ाम दिए और उसमें उत्तीर्ण हुई। फिर उसके बाद +1 की, फिर जब तक मेरी +2 होनी थी तब तक मेरी शादी होगी। अच्छा, और ये शादी 2005 की बात 2005 में मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद फिर मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, ठीक है आप जो भी काम होगा घर का वो भी करूँगी, लेकिन अगर मुझे आप पढ़ने की इजाज़त दो तो मैं पढ़ाई भी शुरू करना चाहूँगी। तो मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका और मुझे पूरा सपोर्ट दिया। बुक्स वगैरह मेरे हस्बैंड खुद लेके आते थे और मैंने उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बीए की। हस्बैंड बुक्स खुद लेकर आते थे? जी जी जी। और बीए की मैंने और म्यूजिक में मैंने एमए करी। अच्छा, उसके बाद जी आपने म्यूजिक में मास्टर्स भी कर जी रखी जी है। जी 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 जी। तो ये तो आपके शौक हैं, लेकिन क्या लोक गीतों में या फिर गाना गाने के लिए आपके परिवार भी इतना ही सपोर्टिव था? बिल्कुल जी बिल्कुल। हालांकि मेरी फैमिली से मैं ही एक ऐसी महिला थी जो कलाकारी के क्षेत्र में जाती थी, जबकि आपको पता है कि गांव का माहौल होता है तो इस क्षेत्र को थोड़ा सा अच्छी नज़र से उस टाइम नहीं देखा जाता था। अच्छा। आज तो समय ऐसा है कि आज तो अपने बच्चों को हम खुद सपोर्ट करते हैं कि बेटा जो भी फील्ड चुननी है आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी मुश्किल थी। लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने बोला कि काम कोई भी बुरा नहीं होता है, अपना पता खुद होना चाहिए और वो हर महिला को होता है जी। तो उन्होंने सपोर्ट करा और मैं अपनी म्यूज़िक की लाइन भी जारी रखी, पढ़ाई भी जारी रखी और फैमिली का जो भी था वो भी मैं साथ साथ करती रही। जी, और वो सिलसिला एक बार ऐसा शुरू हुआ कि आज तक आप बहुत अच्छे गाने लोगों के बीच में पेश कर रही हैं और हमें भी बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं। जी, आपने लोकगीतों से शुरुआत की जी। और लोकगीत हमें पता है कि हमारी अपनी बोली के गीत होते हैं और बहुत कुछ अपने अंदर समाये रखते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप हमें बताइए कि लोकगीतों की कितनी महत्ता है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज हम देखें तो हम हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर हम रीमिक्सिंग की तरफ चल पड़े हैं। बिल्कुल शुद्ध लोकगीत जो होते हैं उनकी क्या महत्ता है? बहुत महत्ता है जी, और इसे जानने समझने की सबको आवश्यकता है जी। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है और आजकल के जो बच्चे हैं वो इससे पिछड़ रहे हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है पाश्चात्य संगीत हमारे जो पहाड़ी कल्चर है इसमें मिक्स होता जा रहा है। अच्छा। और इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ पहले से लेके, और इस चीज़ से आहत भी हूँ कि चलो हिंदी गाना है, आपने फिल्मी गाना है तो वो बुरा नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप हिंदी गा रहे हैं तो प्रॉपर आप हिंदी ही गाइए, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप पहाड़ी गा रहे हैं तो उसको आप शुद्ध पहाड़ी रखिए, क्योंकि हमारे जो भी लोक गीत हैं, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, हमारे पारंपरिक गीत है, उसमें कोई ना कोई गाथा छुपी होती है जी। कोई ना कोई हिस्ट्री छुपी होती है। और आज हम क्या करते हैं, एक लाइन उधर की गा के उसमें हिंदी उसके हम सत्यानाश कर देते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हम क्या परोसेंगे। जी, कोई ऐसा गीत जो आपके लिए, आपके मन के बहुत करीब है, जो गाथा गाता हो, कोई और गाथा बताता हो, कोई ऐसा गीत? देखिए मैं सिरमौर से बिलोंग करती हूँ, तो सिरमौर में जितने भी पारंपरिक गीत है कोई ना कोई गाथाएं हैं। हमारे झूरी गाई जाती है, लामण गाए जाते हैं, भरत गाया जाता है, गंगियाँ गाई जाती है और हार बार हारुल पवाड़ा, बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। मतलब अगर मैं बताने लग जाऊँ तो एक रात भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगी जी।
तो आप इनमें से जो भी सुनना चाहें, मैं चंद पंक्तियाँ कुछ भी सुना दूंगी। जी, आप झूली में से कोई पंक्ति सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। झूरी हमारे गुरु जी हैं आदरणीय श्री कृष्ण लाल सहगल जी, उनकी गाई हुई एक झूरी है। भोईते ना हसने बेरे झूरी भोईते ना रुणे बोयरी मांजरा बे बस पा हो टाटेरे ठगड़े पोड़ो हुणे टाटेरे बेझुरिए ना टाटेरे ठगड़े पोड़ो हुणे टाटेरे बेझुरिए ना हो टाटेरे ठगड़े पोड़ो हुणे टाटेरे बेझुरिए ना। बहुत ही सुरीला और बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन के साथ आपने इस गाने को गाया है। कुछ जो दर्शक हमारे सिरमौर से नहीं हैं उनके लिए आप इससे थोड़ा सा बता दीजिए कि गाना क्या है। बिल्कुल जी, हमारे एक प्रथा है, शायद सारे हिमाचल में होती होगी। कोई भी काम करते हैं गांव वाले की, बहुत सारा गांव है, मान लो घास की कटाई ही है तो अकेले फैमिली नहीं कर सकती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि गांव से सभी लोगों को बुलाते हैं और हमारी भाषा में उसको हम बोलते हैं बुआरे करना। अच्छा। तो घास काटते काटते भी जैसे आदमी थक जाता है जी, तो जो संध्या का टाइम होता है, शाम शाम के टाइम में थक भी जाते हैं, उस टाइम एक दूसरे के साथ संवाद होता था, जैसे नायक नायिका का संवाद होता है ना। अच्छा। तो हम तो जैसे अब आज तो मोबाइल का जमाना है, मैसेज कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, फोन ही कर दिया, लेकिन वहाँ पे अपने जो विचार है, अपने जो कोई बात है वो व्यक्त करने के लिए झूरी का सहारा लेते थे। जो इसमें जैसे बोला एक महिला के लिए बोला है, महिला के लिए बोला है, हाँ, कि ज्यादा ना हंसना अच्छा होता है, ना ज्यादा रोना अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, दुश्मनों का जमाना है, बोयरी मतलब बोयरी में ना दुश्मनों का के बीच का जमाना है, तो इसमें जो इनके ठगड़े होना जरूरी होता है, मतलब ये हाँ सब। फिर इसका ना जवाब महिला जवाब भी देती है। अच्छा। हाँ, ये सवाल जवाब चलते थे, लेकिन अपने विचारों को एक दूसरे को वो पास आउट करते थे। ठीक है, आदान प्रदान करने का एक तरीका था। जी जी जी, एक तरीका जी। तो ये तो थी कि हमारे लोकगीत कितनी महत्ता रखते हैं, क्योंकि आपके लोकगीतों तक का हमने जो सफर है वो तय करना शुरू किया है और आज भी आप लोकगीत गा रही हैं। लेकिन आज के दौर में, आज के टाइम में आप एक समाज सेवी भी हैं जी। तो आप गायिका से समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे बना? देखिए जी, पारिवारिक स्थितियां जो है सबकी वो उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन चले रहते हैं। तो एक समय ऐसा था कि हमारे भी ऐसा ही टाइम था, तो हमारे गांव में एक पोस्ट आई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। जी। उसके लिए मैं फॉर्म फिल करने गई थी, पहले तहसील एसडीएम ऑफिस। वहाँ पे मैंने जब देखा तो कई बुजुर्ग लोग जो अपनी पेंशन के लिए या कागज कुगज लेके वो इधर उधर चले जा रहे थे। कई लोग अनपढ़ भी होते हैं, तो उनको कोई ठीक ढंग से कोऑपरेट भी नहीं करता है। ऑफिस में हर व्यक्ति एक जैसे व्यवहार का नहीं होता है, तो वो इधर उधर भटकते रहते थे। तो चलो मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ, एक का किया, दो का किया, तीन का किया, फिर 2-4 बार मेरा भी आना जाना लगा रहा, तो मैंने लोग को ऐसे ही परेशान होते देखा। फिर मुझे लगा कि ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, तो क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचना शुरू किया। फिर गायकी के क्षेत्र में रह के मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी जी। फिर मैंने सोचा क्या करूं, फिर सोचा क्यों ना इलेक्शन लड़ा जाए जी, और पंचायत की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि पंचायत बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है वो हर फैमिली से, हर फैमिली के, हर गांव के, हर वार्ड के, हर घर से जुड़ सकती है जी। बिल्कुल, हम कहते हैं कि रूट से, बिल्कुल रूट से काम कर सकती है। फिर मैंने गांव में हर घर में जाना शुरू, पहले तो घर में पूछा कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूं तो कैसा रहेगा। तो मेरी फैमिली ने बोला कि हमारे आगे पीछे किसी ने आज तक ये काम किया नहीं है। हाँ, और इसमें मत फंसना, क्योंकि
सेलेक्ट होना, किसी चीज़ में सेलेक्ट होना बड़ा आसान है, मेहनत करो, पढ़ो लिखो और सिलेक्ट हो जाओ, लेकिन इलेक्ट होना बहुत टफ चीज़ है। जी। और ज़रूरी नहीं जो साथ खड़े भी होते हैं वो भी वोट नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, आजमा लेते हैं। जी। और फिर कुछ लोगों के जिनके काम किए थे, जिनके फॉर्म फिल किए थे, या किसी को मैं जैसे किसी को लिफ्ट देती थी, या मतलब होता ही है, तो लोगों से मेरा था कनेक्शन था आपस में। फिर मैंने हर घर में जाके पहले पूछा कि मैं ऐसा सा विचार कर रही हूँ, अगर रोस्टर महिला के लिए आता है जी। तो मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहूँगी, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? अच्छा। पहले ही हर घर में घुस गई मैं, तब तक रोस्टर का भी पता नहीं था कि क्या होना है, लेकिन मैं हर कि घर में, महिलाओं के लिए आएगी भी सीट या हाँ नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जब मैं गई तो लोगों ने सपोर्ट करा, उन्होंने बोला कि बेटा ठीक है, अगर महिला के लिए आता है तो हमें तो अच्छा है, आप वैसे भी हेल्पफुल हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी। और हुआ भी यही। फिर इलेक्शन हुआ, मैंने इलेक्शन लड़ा और बहुत बड़े मार्जिन से 350 वोटों से मेरी जीत हुई, जो कि एक बहुत एक बड़ी तरफा, उपलब्धि बहुत है। बड़ी उपलब्धि है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो पछाद क्षेत्र से आती है मैं, वहाँ सबसे बड़ी जीत है मेरी प्रधानी की, क्योंकि मेरे पास वोटर सिर्फ 800 हैं जी। और उसमें 350 वोटों की लीड से जीतना ये बहुत बड़ी बात होती। लोगों ने प्यार दिया और अब मौका है कि उनका, लोगों का जो एहसान है वो धीरे धीरे उतारूं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करती रहूं। जी। तो आज के समय में आप हाबन पंचायत जो कि राजगढ़ सिरमौर में है, जी, वहाँ जी। के आप प्रधान हैं। जी, जी। और आपके करीब 1400 लोगों के लिए आप काम कर रही हैं। जी, जी। और जो आपकी कहानी सुनकर हमें लग रहा है दर्शकों, वो ये है कि आप एक हाथ लोगों की तरफ सहायता का बढ़ाकर देखिए, जी, जी। वो आपको मदद ना करे, कभी ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, वो नहीं हो आपको सकता जी। ऊपर उठाने के लिए हमेशा काम बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो आप आज के दिन में, आपको 2.5 साल हो गए हैं जी, प्रधान जी, बने जी, हुए। जी। तो यहाँ पर आपके प्रधान की नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे उस प्रतिनिधित्व की जो आप आज कर रही हैं 1400 लोगों के जी, लिए। जी। कितना मुश्किल रहता है ये कि आप एक पुरुष प्रधान समाज में एक महिला उभर कर आई है सामने, और किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? शुरू में कुछ किया है या फिर कुछ मुश्किलें हैं, वो आप हमें बताइए। देखिए, हर क्षेत्र में मुश्किलें तो आती है जी। इतना आसानी से परोस के थाली कोई नहीं देता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो और जैसा कि आपने कहा कि पुरुष प्रधान समाज है, जी। तो महिला को एक्सेप्ट करना इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप में लगन है, मेहनत कर आप करते हैं और हर लोगों को आप साथ में लेके चलने की आप में क्षमता है, जी। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं है। जी तो आज के दिन में आप जिस पोजीशन पर हैं, जी क्योंकि आपने कहा कि पहले आप उतना समाज सेवा नहीं कर पा रही नहीं थी, कर या पाती फिर सिर्फ गायिका के तौर पर आप उतना नहीं कर पाती जी, जो जी। आज आप कर पा रही जी, हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज के दिन में जब से आपने ये पदभार संभाला है, जी, जी। तब से आपको किस किस तरह के मौके मिले हैं और किस किस तरह के प्रयास आपने किए हैं ताकि आपका जो जनमानस है उसे सशक्त किया जा सके? देखिए, प्रधानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। जहाँ पे हर तरह के मौके मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि आप उसमें से किन मौक़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना आप उसको ले सकते हैं। जी। तो सबसे पहले जैसे हमारे गांव में क्या, हर जगह है, बुजुर्ग तो होते ही हैं। बिल्कुल। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी पंचायत में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, विदाउट पेंशन कोई भी नहीं है। जी। मेरी पंचायत से कोई भी व्यक्ति वेलफेयर ऑफिस नहीं जाता है अपनी पेंशन लगवाने के लिए। मैं उनके सारे डॉक्यूमेंट पंचायत घर में ही कलेक्ट करके मैं खुद जाती हूँ, खुद सारी फॉर्मेलिटियाँ करती हूँ और पेंशन उनकी लगवाती हूँ। जी। सबसे अच्छा मौका ये। दूसरा मौका है कि बीइंग ए लेडी और बीइंग ए लीडर। अगर आप लीडरशिप की बात करें तो अगर आपने लोगों से, आम लोगों से इंटरेक्ट करना है तो आपको अपनी लीडरशिप जो है वो साइड में रखनी पड़ती है। जी। आम लोगों के बीच में अगर आप आम बनकर जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे, खाना खाएंगे उनके साथ, तो वो लोग खुल के अपनी समस्याओं को जो है हमारे पास बता सकते हैं। अगर हम धौंस मार के जाएंगे कि मैं लो प्रधान आया है, बताओ क्या क्या दिक्कत है, कोई नहीं बताता है। गांव में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत गरीब है लेकिन उसके बावजूद भी कोई बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। जैसे कि कारण कोई शायनेस, कोई ये सोचते हैं कि मैं अगर अपनी गरीबी का बखान वहाँ करूँगा, पहली बात तो है कि जाऊँगा कैसे बोलूँगा। प्रधान अगर खराब है या थोड़ा सा खड़ूस है तो कैसे बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। कुछ लोग तो डर के मारे नहीं बोल पाएंगे। तो मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला कि वोट मांगने में घर घर गई और सबके पास मैंने हाथ जोड़े। जब मैंने हाथ जोड़े तो साथ साथ मैंने ये भी देखा कि लोगों की काफ़ी दयनीय स्थिति है, सबकी नहीं लेकिन कुछ तो है, 25% तो ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं। जी। मैंने वहाँ पे खुद देख लिया था उस टाइम कि किस घर को किस चीज़ की ज़रूरत है। जी।
उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं प्रधान की कुर्सी पर बैठी तो मैंने जो अपनी पहली जो सैंक्शन उठाई थी ब्लॉक से, 32 कामों की सैंक्शन उठाई थी, और 32 के 32 ऐसे लोग थे जिनको आज तक ग्राम पंचायत से किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला था। जी। लोग खुद हैरान थे कि ऐसा भी होता है कि बिन मांगे भी कुछ मिल सकता है। और वो आपने किया है। हाँ, वो आपने प्रयास किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारी जो शेल्फ होती है, ग्राम सभा का एक होता गठन होता है, उसमें एक कोरम होता है, कोरम जब पूरा हो गया तो शेल्फ लोगों को नहीं होता था पता कि भाई क्या काम डलवाने चाहिए, कौन से काम डल सकते हैं। तो जो मैंने इलेक्शन टाइम में, वोट मांगने के टाइम में जो मैंने नोट डाउन किया था कि इस घर को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस घर को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो मैंने डायरी में नोट डाउन किया था। जी। तो उनकी शेल्फ भी इवन मैंने खुद बनाई थी, और पहली बार ये हुआ, लोग हैरान हो गए कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो ये तो आपने बताया कि आपने अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए आप क्या कर रही हैं, और मुश्किलें किस तरह की आती है जब आप इतना बड़ा जिम्मा उठाते हैं। आपने अभी बताया कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ, शायद हो सकता है कि उनके शाइनेस या फिर वो जो भी हैं झिझकते होंगे। किस तरह की मुसीबतें थी जिनका सामना करना पड़ा आपको, और आज आप वो करके दिखा रही हैं? थोड़ा सा मुश्किल तो होता है जी, जिनको कभी काम मिला ही ना हो, जिन्होंने काम किया ही ना हो। पहले तो फाइल मंगवाई, फाइल का ही पता ही नहीं भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तहसील जाना पड़ेगा, एफिडेविट बनाना पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे। फिर मैंने क्या किया, अपनी जो पंचायत के जो मेरे मेंबर हैं, 5 वार्ड मेंबर है मेरे पास, उनके साथ डिस्कस करके उनको बोला कि आप खुद हेल्प कीजिए लोगों की जी, आप इनके डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है वो पूरी करवा दीजिए। और मेरे जो वार्ड मेंबर है, भगवान की दया से सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने खुद जाके लोगों की हेल्प करी। और लोगों को फिर जब सेंक्शन होके आ गया, फिर हैरानी होगी। अच्छा, फिर कई बार ऐसी भी दिक्कत होती है कि सब काम कंप्लीट कर भी नहीं सकते हैं जी। जिसको सुबह शाम की फंसी हो, वो लेबर लगाए, काम करवाए, कैसे करवाए, पैसे तो है नहीं। फिर उसमें थोड़ा वीडियो साहब से डिस्कस करके, थोड़ा जो अपने हमारे टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह हैं उनसे डिस्कस करके कि एक मस्टोल जो है 10-12 आदमी का पहले सिर्फ ऐसे ही दीजिए जी, खाली दीजिए, आप काम देखने मत जाइए उसका। बिल्कुल। जब बंदे के पास 20-25 हज़ार 30 हज़ार जब आ गया तो वो जरूर मजदूर भी लगाएगा, वो खुद भी काम करेगा, गांव वालों को रोजगार भी मिल जाएगा और काम भी करवाएगा। जी, तो ऐसे करके शुरुआत की। हाँ। लेकिन क्योंकि देवांशी कार्यक्रम हमारा ये महिलाओं के लिए भी रहता है, हम लोग महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास करते हैं, प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। तो आप महिलाओं के लिए किस तरह से काम कर रही हैं, और महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी कि वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं? जी, हमने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाए हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह बने हैं, और मेरी पंचायत में 10 ग्रुप बने हैं जी। उनका एक वीओ बना है, और उनकी महीने में लगभग 2 बैठकें होती है। 2 बैठकें अगर नहीं हो पाई तो एक बैठक तो उनकी सुनिश्चित है, 7 तारीख को वो होगी। तो मैं सुनिश्चित करती हूँ कि हर बैठक में खुद वहाँ पे शामिल रहूँ, क्योंकि एक महिला हूँ और महिलाओं के बीच में बैठूंगी उठूंगी तो महिला जो है अपनी समस्याएं वो खुलकर मेरे पास खुद की उपस्थिति आप सुनिश्चित कर जी रही जी हैं। तो फिर महिलाएं अपनी समस्याएं बता देती हैं, फिर उनको प्रोत्साहित करते हैं। फिर उनके छोटे छोटे ग्रुप बना के अपना एक तो होता है रजिस्टर्ड ग्रुप होता है, एक होता है कि अपना ही आपस में ही 5-7 महिलाओं ने एक ग्रुप बना लिया और अपनी जो सेविंग होती है महीने की, गांव में होती कितनी है 150 रुपया जितना भी कोई कर सका वो हम कलेक्ट करवाते हैं उनसे और बैंक में खाता खुलवा देते हैं उनका और वहाँ पे जमा होते रहते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ के तो पहले ग्रुप थे बने हुए, कुछ के अब बने हैं। उसमें अगर मान लो आपको ज़रूरत है तो उसी ग्रुप से आप उधार ले सकती हैं 2% ब्याज पर, और आप हैरान होंगी कि जो 2% ब्याज आप दे रही हैं उसमें भी आपका शेयर है वापस। इतना बेनिफिट है। कोई भी छोटा मोटा काम करना है, किसी ने बच्चे की एडमिशन करवानी है, किसी ने घर के लिए कुछ कोई चीज़ जोड़नी है, सामान जोड़ना है, तो ग्रुप से आप पैसा उठा लो और चीज ले आओ, धीरे धीरे करके आप ग्रुप को वापस करते रहो। और ये आधी महिलाओं को पता नहीं है, आधी महिलाओं को पता नहीं था, लेकिन आज की डेट में मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो हर महिला को पता है और हर महिला किसी न किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है। हाँ, दूसरा फिर ये कि महिलाओं को जैसे होता है गाँव का परिवेश है, साफ सफाई के लिए तो हम क्या करते हैं, कभी एक स्पेशल दिन चुन लिया, सारी महिलाएं इकट्ठी होगी और किसी एक गांव को पकड़ लिया कि उस गांव में चलना है हमने, और जाके और वो जो गंदगी होती है पड़ी हुई, कोई सामान होता है पड़ा, हम हाथ से उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं कि लोगों को लगे कि देखो हमारी गंदी चीज़ फेंकी हुई और ये हाथ से उठा रही है, उनको शर्म महसूस होती है। नेक्स्ट टाइम जब उस गाँव का टूर हमारा जो हुआ, कभी भी हमें कहीं गंदगी नहीं मिली जी, इतना वो होते हैं। फिर जैसे बरसात का टाइम होता है तो मुझे
तीसरी बरसात ये हो जी। गई। हम हर साल बरसात में जुलाई अगस्त में पौधारोपण का कार्यक्रम रखते हैं। जहाँ खाली ज़मीन पड़ी है या कोई गांव की खाली मुंडेर पड़ी है, कोई ऐसा है, तो वहाँ पे बान के देवदार के पौधे लगा देते हैं। पौधे लगाने का काम भी आप कर रहे हाँ, हैं? पौधे सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी, पौधे फॉरेस्ट वालों से हम ले लेते हैं, डिमांड दे देते हैं पहले, जी। और वहाँ से हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे मिल जाते हैं। वो लगा के फिर गांव वालों को बांट देंगे कि ये 5 पौधे आपके, 5 आपके, ऐसे ऐसे करके, और वो प्रॉपर्टी भी जुड़ गई, ग्रीनरी भी आ गई। जी, बहुत बढ़िया। आप जागरूकता किस तरह से लाते हैं? आपने कहा कि पहले पता नहीं था, लेकिन अभी सब कुछ जागरूक होना शुरू हुआ है, और इसका आपने कारण भी बताया कि आपने 10 ग्रुप बनाए हैं और इस तरह से काम चल रहा है। जी। जी, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, खासकर जो महिलाएं हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से अपने भविष्य को देखें? माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? देखिए, माता पिता वैसे तो जागरूक हैं सब, लेकिन मैं महिलाओं को हमेशा जब भी जहाँ भी जाती हूँ वहाँ ये ज़रूर बोलती हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर आप पढ़ाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ाएं, क्योंकि अगर महिला पढ़ी लिखी है, सशक्त है, तो वो अपने बच्चे को भी अच्छी गाइडेंस देगी और बच्चे को भी कामयाबी के रास्ते पे चला सकती है। जी। तो ये मेरा प्रयास रहता है और हर घर से इंटरेक्ट में करती रहती हूँ। जी, तो आपने इतनी सब चीज़ें हमें बताई है, और आपने एक गायिका होने के नाते और उसके बाद जब आपने समाज सेवा की तो आपने किस तरह से अपने फ़र्ज़ निभाए हैं, ये हमारे दर्शकों को बताया है। जी। और आपके माध्यम से हमें ये भी पता लगता है कि जब एक महिला भी बहुत कुछ कर सकती है अगर करने पर आए। जी। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आपको ये सीख ज़रूर मिली होगी कि अगर हम खुद से पहल कर दें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और अगर हम कुछ भी करना चाहें तो किसी के लिए भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ज़रूरत है तो बस अपना हाथ आगे करने की, अपना एक कदम आगे बढ़ाने की। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।